नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरें आपको बताते हैं। महाकुंभ में रिकॉर्ड तोड़ स्नान हो रहा है। 53 करोड़ के आसपास जो श्रद्धालु हैं उन्होंने आस्था की डुबकी लगा ली है। वहां पर इस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिधर भी देखिए केवल श्रद्धालुओं का ही तांता नजर आ रहा है। आपको बता दें, सड़कें हो, एयरपोर्ट हो, स्टेशन हो या फिर पार्किंग स्थल, लंबी कतारें श्रद्धालुओं की देखी जा सकती हैं। आलम यह है कि प्रशासन के पसीने छूट जा रहे हैं इनको मैनेज करने में। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं प्रयागराज महाकुंभ में कल 1 करोड़ 49 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। वो तस्वीरें देखिए प्रयागराज महाकुंभ की। प्रचार प्रसार की बातचीत की जाए या फिर लोगों के उत्साह की बात की जाए, लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि प्रयागराज महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का रैला चला आ रहा है और यही कारण है कि लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कल हालात बहुत बुरे हो गए थे और एक बार फिर लंबे जाम से लोगों को दो चार होना पड़ा था। यही कारण है कि जो प्रशासन है उसके भी पसीने छूट जा रहे हैं। लोगों को उम्मीद थी कि जो शाही स्नान है उसके बाद लोगों की भीड़ जो होगी कम होगी, लेकिन जैसे जैसे ये महाकुंभ आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं का तांता लगातार महाकुंभ की तरफ बढ़ता जा रहा है। मानो ऐसा पूरा का पूरा दृश्य लग रहा है कि पूरा का पूरा देश महाकुंभ आकर के आस्था की डुबकी लगाना चाहता है और इस पावन पर्व का भागीदार बनना चाहता है। यही कारण है कि लगातार कई वीवीआईपी भी वहां पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी वहां पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे थे और वहां पहुंच करके उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और उसके साथ ही सीएम योगी की उस पूरी व्यवस्था को लेकर के तारीफ भी की। उनका बयान को आपको सुनाते हैं। नितिन गडकरी जब आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे तो क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए आप। और सबसे अच्छा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतनी कठिन बात को आसानी से इतनी अच्छी व्यवस्था की। हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी भी मेरे साथ थे और यहाँ के प्रशासन ने, पुलिस ने, कर्मचारियों ने, ये अभूतपूर्व है। सब देश भर की आस्था के कारण अपनी खुद की गाड़ी लोग आ रहे हैं। हमारे अच्छे शहर से हजारों लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर निकले हुए। मुझे लगता है बहुत अच्छा और गंगा माता का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा और निश्चित रूप से विश्व का कल्याण हो और सबका कल्याण, ये हमारी भावना है और यही आशीर्वाद। नितिन गडकरी को आपने सुना और किस तरीके से सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ी तादाद, बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और उनकी व्यवस्था को लेकर के सीएम योगी की तत्परता भी देखी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कई हादसे भी हुए हैं, लेकिन इन हादसों के बाद भी जो उत्साह है, जो मनोबल है श्रद्धालुओं का, उसमें कोई कमी नहीं आ रही और लगातार श्रद्धालु महाकुंभ आना चाह रहे हैं और यही कारण है कि वहां पर एक बहुत बड़ी श्रद्धालुओं की कतारें देखने को मिल रही है और बहुत बड़ा एक जनसैलाब महाकुंभ में इस वक्त दिखाई दे रहा है। लगातार वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज की अगर बात की जाए तो करीब 48 से 50 लाख लोग आज भी पहुंच करके उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। तो लगातार श्रद्धालुओं के मन में उत्साह है और वो पहुंच करके इस पावन पर्व का भागी बनना चाहते हैं, इसीलिए लगातार लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, कल से बजट सत्र की शुरुआत है और इसको लेकर के सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सभी सदस्यों से उन्होंने अपील की है कि वो यहाँ पर होने वाली चर्चा में भाग लें। आपको सुनाते हैं क्या कहा है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। कल से विधानमंडल सत्र आहूत हो रहा है। ये बजट सत्र है। दोनों सदनों को संयुक्त रूप से महामहिम राज्यपाल महोदया संबोधित करेंगी और प्रदेश के विकास के लिए, चतुर्मुखी डेवलपमेंट के लिए विभिन्न मदों में बजट पर प्रस्तुत होने के बाद चर्चा होगी। मैं पूरे सदन के माननीय सदस्यों से कहता हूं, सब लोग चर्चा में भाग लें और प्रदेश के विकास में सहभागी बने। सर, ये बजट प्रदेशवासियों के लिए कितना खास है? बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास में ये मील का पत्थर साबित होगा।
सर विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, कह रहा है कि एक बजट विपक्ष हारा है तो क्या करेगा? विपक्ष का ड्यूटी है, विपक्ष अपना काम कर रहा है। अब प्रदेश बीमारू राज्य के सीमा से निकल करके डेवलप्ड स्टेट की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। डिप्टी सीएम थे ब्रजेश पाठक। और सबसे बड़ी बात है कि बजट सत्र की कल से शुरुआत हो रही है। ऐसे में जो विपक्ष है वो हंगामा कर सकता है और ये पूरा का पूरा बजट सत्र हंगामेदार हो सकता है। इसी को लेकर के डिप्टी सीएम ने भी कहा कि विपक्ष के पास काम क्या है, वो हार गए हैं तो इस तरीके का विरोध करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि बजट सत्र में तमाम मुद्दे विपक्ष उठाएगा और महाकुंभ में जिस तरीके से भगदड़ हुई थी और उसमें जो मौतें हुई थी उसको लेकर के भी और व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि कई बार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सवाल खड़े करते रहे हैं और कुव्यवस्था बताते चले आए हैं। तो ऐसे में एक हंगामेदार ये पूरा का पूरा बजट सत्र होने की उम्मीद बताई जा रही है। अब कल से जब बजट सत्र की शुरुआत होगी तब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से विपक्ष हंगामा और किस तरीके से अपने मुद्दों को वहां पर सरकार के सामने उठाने का काम करता है। आपको बता दें सीएम योगी ने हिंदू का क्या मतलब है वो बताया। आपको सुनाते हैं कि सीएम योगी ने हिंदू होने का मतलब किस तरीके से अपनी भाषा में बताया है। सुनिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है हिंदू होने को लेकर के। सनातन धर्म के संविधान के साथ बिना किसी नाम लपेट के हमें आगे बढ़ के काम करना, बिना किसी संकोच के, और हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं। और इसी के लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वही तो संदेश है, वही तो संदेश है हमारा महात्मा को दे रहा है। हिंदू होने का मतलब विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना, हिंदू होने का मतलब भारत की एकता और अखंडता की गारंटी देना, हिंदू होने का मतलब केवल मनुष्य ही नहीं चराचर जगत की सुरक्षा की गारंटी देना। और उस हिंदू होने पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और महाकुंभ का यही संदेश है। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे सभी साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे और आज की जो बड़ी खबरें हैं उनके शहरों की वो बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं ज्ञानेंद्र के पास। ज्ञानेंद्र प्रयागराज से जुड़े। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल देखिए अखंड, हम अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि प्रयागराज में लगातार जाम। वीकेंड का दिन था, शनिवार और रविवार। वीकेंड के वॉर की वजह से कह सकते हैं कि जाम लगातार प्रयागराज में लगा रहा। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल मौजूदगी प्रयागराज में ही है। स्थितियां अभी थोड़ी सी नॉर्मल हुई हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि गाड़ियों का रेला अभी भी कम हुआ है। उपस्थिति मलाका के पास है मेरी, और क्योंकि एक मेन हब कहा जा रहा है, क्योंकि प्रशासन ने हर एक गाड़ियों को मलाका की ओर डाइवर्ट कर दिया गया है। और जो स्टील ब्रिज बना है, तकरीबन 60 करोड़ के आसपास के जो स्टील ब्रिज बने हैं, उस ब्रिज के किनारों पे गाड़ियां अब पार्किंग कराई जा रही हैं। उन्हें कछार के रास्ते से, जो श्रद्धालु हैं, कछार के रास्ते से दारागंज होते हुए जिनको संगमनोद जाना है या अन्य भी घाटें बनी हुई हैं, वहां पे उनको स्नान करने के लिए कहा जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि कल 3 घंटे, मैं शाम को 7 बजे निकला था और मैं सिर्फ क्योंकि ये आपको भी पता है कि 1 महीने से एक तरीके से कलमबासी हो चुका हूँ, क्योंकि 1 महीने से मैं भी लगातार महाकुंभ को देख रहा हूँ। 3 घंटे मुझे लग गए, मुझे अपने कॉटेज पहुंचने में, मुझे अपने टेंट पहुंचने में लग गए। सोचिए कितना लंबा जाम रहा होगा। मैं बाइक से था, बाइक से होने के कारण मैं अपने कॉटेज, और मात्र अगर मैं बात करूं तो मेरे कॉटेज की दूरी 5 किलोमीटर की थी, और उस 5 किलोमीटर को मुझे 3 घंटे में सफर तय करना पड़ा। और कल ये स्थितियां कर दी गई थी कि हर एक गाड़ियों की एंट्री मेले के अंदर दी जा रही थी। सोचिए प्रशासन ने सबसे बड़ी चूक यही की थी कि मेले के अंदर गाड़ियों की एंट्री कराना। शायद वो कल हर एक जिले के आईपीएस, आईएएस सबको प्रयागराज, जो आसपास के पड़ोसी जिले हैं, चाहे वो प्रतापगढ़ रहे, जौनपुर रहे, और कौशाम्बी, फतेहपुर, चित्रकूट, हर एक जिले के एडिशनल एसपी, एसपी और डीएम को प्रयागराज बुलाया गया था। उनको जो है जाम से निजात दिलाने के लिए कहा गया था। यानी एक सवाल है कल
ज्ञानेंद्र, क्या फिर से एक बार जो पासेस थे उनको रद्द कर दिया गया है, क्योंकि संगम स्टेशन को 26 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसे में प्रशासन के तो हाथ पांव फूलेंगे ही अगर एक इतनी बड़ी कतारें और उसके बाद आप अगर मेला क्षेत्र के अंदर ही गाड़ियों के जाने की अनुमति दे देंगे तो किस तरीके से आप मैनेज करोगे? एक बड़ी तादाद थी, बिल्कुल बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पे पहुंच रहे थे वीकेंड में। ऐसे में इस तरीके का फैसला किसने लिया, और जिसने भी लिया क्या उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में वहां पे श्रद्धालु पहुंचेंगे? फिर से दिक्कतें पैदा हो सकती है, फिर से महाजाम की स्थिति बन सकती है। बिल्कुल अखंड, देखिए जाम की स्थितियां प्रशासन को ऑलरेडी पहले से पता थी। माघी पूर्णिमा बीतने के बाद, क्योंकि माघी पूर्णिमा में जिस तरीके से जाम की स्थितियां देखी गई थी उसके बाद भी देखी गई थी। ये मीटिंग हुई थी, खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग की थी, हम लोगों को भी उस मीटिंग में बुलाया गया था। खासतौर पे कहा गया था कि वीकेंड पे आप लोग खास तौर पे ध्यान देंगे, लेकिन वीकेंड पे इन लोगों ने केवल एक वीकेंड इन्होंने ध्यान दिया, उसके बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया। खास तौर पे बात ये कही जा रही है कि देखिए जिस तरीके से जाम की स्थितियां पैदा हो रही हैं, क्या इसका जिम्मेदार कौन होगा? वैभव कृष्ण होंगे, राजेश द्विवेदी एसएसपी महाकुंभ होंगे, या डीएम होंगे? उनको खुद समझना चाहिए कि महाकुंभ में लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। ये कहा जा रहा था शुक्रवार, शनिवार और रविवार, सोमवार, ये 4 दिन ऐसे रहेंगे कि वीकेंड में सभी आएंगे, थोड़ा सा छूट मिलेगा, लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि लोग अयोध्या के लिए लगातार जा रहे हैं, गाड़ियां लगातार निकल रही हैं। मैं बता रहा हूँ 3 घंटे मुझे लग गए पहुंचने में, और भी चैनल्स वाले थे जो लगातार रूट कवर करने को जा रहे थे, लेकिन हर एक मूवमेंट्स को ये लोग कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। सीसीटीवी लगाए गए हैं, सीसीटीवी से आप मॉनिटरिंग कर सकते थे, लेकिन मॉनिटरिंग के नाम पे सिर्फ एक खाना पूर्ति चल रही थी। लेकिन फिलहाल अभी स्थितियां नॉर्मल हो चुकी है प्रयागराज में। थोड़ी सी हाँ जाम अभी भी है, ऐसा नहीं कह सकते कि जाम नहीं है, जाम अभी भी है, लेकिन स्थितियां कल से थोड़ी सी। ज्ञानेंद्र, एक और भी खबरें आ रही है कि एयरपोर्ट हो, बस स्टेशन हो, पार्किंग स्थल हो, या कोई भी जगह हो, बस स्टैंड की बात की जाए, वहां पर भी एक बड़ी कतारें देखने को मिल रही है। क्या अभी भी हालात वैसे ही बने हुए हैं? क्या बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और वहां पर भीड़, बेकाबू भीड़ नजर आ रही है क्या? बिल्कुल, देखिए भीड़ काफी है। आज 50 लाख से अधिक लोगों ने स्नान कर लिया है। संगम स्टेशन को 28 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है, और दारागंज स्टेशन पे भीड़ को काबू करने के लिए वहां पे भी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात कर दिए गए हैं। सोचिए एयरपोर्ट पे भीड़ इतनी हो जा रही है कि एयरपोर्ट पे भी थोड़ी सी सेंट्रल फोर्सेस तो ही हैं, और भी पुलिस डिप्लॉय की जा रही है। देखिए स्थितियां अभी नॉर्मल नहीं हुई है, ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि ये अब भीड़ कंटिन्यू 26 फरवरी तक रहेगी। आप नो व्हीकल जोन आपने बना तो दिया है, लेकिन नो व्हीकल जोन को आप अप्लाई भी तो करिए, वो अप्लाई अभी नहीं कर पा रहे। गाड़ियां इतनी आ जा रही है, यानी ऐसी भी खबरें आ रही थी कि सीएम योगी जब हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे तो उस वक्त देखा कि पार्किंग में गाड़ियां ना खड़े होकर के रोडों पर बेतरतीब तरीके से गाड़ियां खड़ी थी। क्या ऐसी भी बातें हैं क्या? सर क्या रहे लोग कि पार्किंग स्थल बनाए किसने गए कि अगर सड़क पे गाड़ी खड़ी करनी है तो जाम तो लगेगा ही ना? बिल्कुल, देखिए अखंड, मैं एक चीज आपको बता दूं, अंदावा चौराहा पड़ता है, वहां पर रेलवे का अंडरपास पड़ता है। सोचिए पार्किंग होने के बाद भी अंडरपास में गाड़ियां खड़ी कराई जा रही हैं, रोड के किनारे गाड़ियां खड़ी कराई जा रही है, पार्किंग में लोग नहीं जाना चाह रहे। एक चीज सही है कि देखिए कोई भी पुलिसकर्मी होता है, 12 घंटे की ड्यूटी होती है, और लेकिन वो 16-16 घंटे ड्यूटियां कर रहे हैं। थोड़ी सी एक झल्लाहट अंदर आती है, वो भी क्या करें। देखिए पुलिस जो छोटे कर्मचारी होते हैं वो 16-16, 18-18 घंटे कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े अधिकारी होते हैं उनको क्या है, वो ऐसी गाड़ियों में घूमेंगे, उनके लिए प्लेट निकलेगी, और वो कभी रोड पे नहीं आते हैं। तो जो छोटे कर्मचारी होते हैं, एक थोड़ा सा मेंटली डिस्टरबेंस उनके अंदर होता है। कभी बड़े अधिकारी फील्ड पे उतरे, पब्लिक को फेस करें, श्रद्धालुओं को फेस करें, जब उनसे जिस हिसाब से श्रद्धालुओं को फेस, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कई बार कह चुके हैं श्रद्धालुओं के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करेगा, प्रेम से उनसे बात करेंगे, प्रेम से उनसे व्यवहार करेंगे, उनको लोकेशन बताएंगे, और प्रशासन लगातार वो कर रहा है। 13 जनवरी से लगातार मैं देख रहा हूँ कि प्रशासन उनके साथ अच्छी बर्ताव कर रहा है, लेकिन एक लिमिटेशन होती है।
श्रद्धालु को भी वहीं से जाना होता है जहां से वीवीआईपी गाड़ी मूवमेंट्स करेंगी। अगर आप वीवीआईपी कल्चर बंद कर दें तो शायद श्रद्धालुओं को भी दिक्कतें ना हो। आप वीवीआईपी कल्चर कोई भी हो, आप अरायल घाट चले जाइए। अरायल घाट में मैं आपको अखंड बता दे रहा हूँ, अरायल घाट की केवल बात यह है कि प्रतिदिन 300 से अधिक प्रोटोकॉल्स वहां पे लगे हुए हैं। अगर मैं मंत्रियों को हटा दूं तो एक सीओ से लेकर के एक आईपीएस तक, एक आईएएस तक के प्रोटोकॉल्स वहां है। वो केवल उत्तर प्रदेश के नहीं बात करूंगा मैं, अदर स्टेट की। ये प्रोटोकॉल्स अगर बंद कर दिए जाए तो श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात होती है, व्हीकल चाहे जिसको हो, चाहे वो मीडिया के हो, चाहे वो गवर्नमेंटेड हो, अगर और व्हीकल्स गाड़ियां अंदर बंद कर दी जाए तो जो जाम की स्थितियां पैदा हो रही हैं, अगर आप कोई भी वीवीआईपी की गाड़ी अंदर जाएगी तो नॉर्मली सी बात है, हर एक श्रद्धालु अंदर गाड़ियां ले जाना जरूर चाहेगा। वो जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, कहते हैं कि आप उनकी गाड़ी जाने दे रहे हैं, हम लोगों की गाड़ी क्यों नहीं जाने दे। ये हम लोगों ने अपने आंखों से, कानों से पूरा सुना है, आंखों से देखा है। बिल्कुल हम लोगों ने ज्ञानेंद्र, बिल्कुल श्रद्धालु आप सही बोल रहे हैं ज्ञानेंद्र, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है और शायद यही कारण है कि जो भी वीवीआईपीज हैं उनके अपने एक प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है। अब दिक्कत ये बात है कि अगर किसी श्रद्धालु, क्योंकि जो भी व्यक्ति वहां जाना चाहता है, चाहे वो मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का हो, राज्यपाल हो, या फिर कोई भी महान जो वीवीआईपीज हो, वो जा करके तो उनके प्रोटोकॉल को आप छोड़ नहीं सकते। अगर विपक्ष के नेता है अखिलेश यादव, जब वो भी वहां पहुंचे थे तो उनके भी प्रोटोकॉल को पालन किया गया था। ऐसे तमाम जो नेता है और जो वहां पर अभिनेता पहुंच रहे हैं और उनकी सुरक्षा भी, उनकी भी जिम्मेदारी हमारे जवानों के ऊपर भी है। ऐसे में श्रद्धालुओं को भी थोड़ा सोचने की जरूरत है और सभी लोगों को सोचने की जरूरत है। जैसे पीएम मोदी ने अपना समय कम किया था कि किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो, ऐसे तमाम जो वीवीआईपी है उनको भी सोचने की जरूरत है कि उनकी वजह से आम श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट देते रहिएगा। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से आज की? अखंड, हम दो खबरों पे बात करेंगे। एक तो खबर हमने जब हम लोग लाइव पे आए थे, हम लोगों ने चर्चा कर रहे थे कि सनके पान मसाला की जो कंपनी है उसके खिलाफ में जो है, जो आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है वो लगातार जारी है और लगभग 500 करोड़ से ज्यादा की जो है बेनामी संपत्ति का जो है खुलासा हुआ है। जिसमें ये संपत्ति निकली है वो जो टैक्स चोरी का मामला सामने आया, उस टैक्स चोरी में सबसे बड़ी बात जो सामने आई है, जो ये संपत्ति है उसको लैंड में वो पूरा जो है खरीदा गया है। जो जिस तरीके से जो है जमीनें खरीद करके उनमें जो है इस पैसे को खपाया गया है। तो जितने भी उससे सनके पान मसाला से जुड़े हुए कारोबारी हैं, जितने भी उनके आसपास के जो लोग हैं, जो मिलने वाले हैं या जो भी रिश्तेदार हैं, वो सब रेडार पर है। इसमें लगातार जो है आयकर विभाग छापेमारी जो अपनी जो शुरू किया था उसमें भी जारी है, वो लगातार चल रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अखंड इस वक्त जो कानपुर नगर के जो जिलाधिकारी हैं उनकी जो बात क्योंकि प्रतिदिन करनी पड़ रही है, लगातार जो है उनकी जो कार्यशैली जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर वो खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। इस वजह से बात करना जरूरी है। कल वो एक अस्पताल में गए थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गए थे, तो वहां पर एक फर्जी बड़ा होता हुआ उनको नजर में आया। जब उन्होंने देखा कि एक जो डॉक्टर है वहां बैठी हुई है, उसके बाद में जो एक आरोग्य मेला लगता है, उस आरोग्य मेले में लोगों को आना होता है, उनका जो जांच होती है वो करवाई जाती है। एक रजिस्टर जो वहां पर रखा रहता है डॉक्टर के द्वारा, उस रजिस्टर में फर्जी नंबर, फर्जी नामों से जो है एंट्री की गई थी। जब उनको शक हुआ, उन्हें तुरंत जो है उस नंबरों पे कॉल किया। कॉल करने में पता चला कि ये लोग कभी यहाँ पर इलाज कराने आए ही नहीं थे। तो काफी नाराजगी उन्होंने जाहिर की और साफ तौर पर उनका कहना है कि, और इसकी शिकायत उन्होंने प्रमुख सचिव से भी की है कि जिस तरीके से इस तरीके का गड़बड़ जो हो रहा है, कहीं ना कहीं जो है सरकार की छवि खराब हो रही है। सबसे बड़ी बात अखंड इसमें ये जरूर कहने वाली है कि जिस तरीके से लगातार जो है जिलाधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं, तो जो अन्य जैसे कि सरकारें या अन्य कोई दल या कुछ ऐसा होता है तो उसमें उनको रोक दिया जाता है कि क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सरकार की छवि भी खराब होती है। लेकिन ये अच्छी बात कही जाएगी मौजूदा सरकार की कि वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उस कहीं ना कहीं जो है उसके बाद भी जो है वो उनसे कोई किसी तरीके का कोई रोक टोक नहीं किया जा रहा है और वो उनकी जो कार्रवाई है जारी है। कहीं ना कहीं जो टारगेट पे है वो स्वास्थ्य विभाग है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पर लगातार सरकार अच्छा पैसा खर्चा कर रही है और स्वास्थ्य विभाग में लगातार पैसे के माध्यम से जो भी है सुविधाएं जो उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। तो जो जिलाधिकारी उनका साफ तौर पर मानना है कि जो लोग हैं उनको अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिले और शिक्षा अच्छी मिले। अवनीश, क्या जब इस तरीके की कार्रवाई जिलाधिकारी करते हैं तो क्या कुछ लोगों के बारे में डिटेल निकल के आती है कि इस तरीके के काम किसने किया, इस तरीके के झूठे
नंबर रजिस्टर में किसने दर्ज किए? क्या ऐसे किसी व्यक्ति की पहचान हो पाई है? अगर पहचान हुई है तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? हाँ, जी बिल्कुल, वहाँ पर एक डॉक्टर थी, महिला डॉक्टर जो वहाँ पर बैठी हुई थी, जो इस तरीके की एंट्री कर रही थी और उनके खिलाफ में ही जाँच के आदेश जिलाधिकारी ने दिए हैं और जिलाधिकारी ने कल जो स्वास्थ्य विभाग के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं, जो मुख्य जो है यहाँ पर चिकित्सा अधिकारी है, उनके उनके साथ में एक बैठक का भी जो है कहीं न कहीं सूत्रों के हवाले जो खबर आई, उनके साथ में एक बैठक भी होनी है और लगातार जो है क्योंकि मुख्य चिकित्सा चिकित्सा अधिकारी की ज़िम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में जो कमियाँ चल रही हैं, उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन लगातार ढीला रवैया जिस तरीके से देखा जा रहा है, जितने भी अभी तो ये बात सरकारी अस्पतालों की चल रही है कि सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर हैं, वो आ नहीं रहे हैं और जो मौजूद हैं, वो इस तरीके का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जिनकी शिकायत प्रमुख सचिव तक जा रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि कानपुर में ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, जिनको अवनीश, सवाल ये रजिस्ट्रेशन भी भी है कहीं ना न कि कहीं जो डीएम तो है चले गए, डीएम तो जा करके रजिस्टर की जांच करके फोन नंबर पे कॉल कर लिए, सीएमओ साहब को क्या जानकारी नहीं होती क्या? सीएमओ साहब के पास एक बार और भी आपने खबर बताई थी, क्या सीएमओ साहब को बिल्कुल भी मतलब ही नहीं है? जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जो है वो पहुंच जाता है, जांच जो रजिस्टर होता है उसकी जांच करके उसके नंबर पे कॉल कर लेता है, लेकिन सीएमओ साहब जिनके कंधों पर जिम्मेदारी, उनके पास समय नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल यही बात जो है जिलाधिकारी के द्वारा भी साफ तौर पर एक बाइट में जो कही गई थी, जो उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया था कि इस जो सबसे बड़े अधिकारी हैं जिनके जिनके पास में सारी जानकारी होनी चाहिए, वो अधिकारी कहीं न कहीं जो है अनभिज्ञ इस मामले में कहा जा सकता है। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इसकी शिकायत शासन तक की जाएगी। उसके बाद में जो है फिलहाल उन्होंने जो है एक बैठक की बात जो सामने आ रही है, बैठक करेंगे उसमें पड़ताल करेंगे कि किस तरीके से जो है स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्थाएँ हैं वो सुधारी जाए और अगर जो गलतियाँ चल रही हैं, तो अगर जो गलत करने वाला व्यक्ति है उसके खिलाफ में किस तरीके की कार्रवाई की जाए जिसके बाद में आगे वो इस तरीके का कार्य क्यों कर ना सके क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं, लगातार मैं खबर बता रहा हूँ कि कहीं न कहीं जो है जो स्वास्थ्य विभाग हो या कानपुर में जिस तरीके से लगातार कई सारी योजनाएँ चल रही हैं, कहीं पर किसी तरीके का निर्माण हो रहा है, उस जगह पर सभी जगह पर जा रहे हैं, वो लगातार कार्रवाई करवा रहे हैं और जो भी कमियाँ हो रही हैं, उनमें साफ तौर पर वो खुल करके कह रहे हैं और कहीं न कहीं जो है सरकार का भी इसमें धन्यवाद कहीं न कहीं देना चाहिए जनता के रूप में कि सरकार भी उसमें जो है पूरा-पूरा सहयोग कर रही है और जिलाधिकारी को एक तरीके से अगर देखा जाए तो बल है कि वो कहीं न कहीं इस तरीके के जो खुलासे हैं वो कर रहे हैं और आगे की जो कार्रवाइयाँ उनके द्वारा हो रही हैं। हाँ बिल्कुल अवनीश, जिला अधिकारी तो अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरीके से निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सीएमओ साहब हैं, जिनको जांच रजिस्टर या जो रजिस्टर था उसकी जांच करनी चाहिए थी कि जो डिटेल उसमें भरी गई वो सही है कि नहीं, लेकिन जिला अधिकारी के पास समय मिल गया और वो जाकर के उन्होंने जांच कर ली, पहचान भी कर ली, लेकिन सीएमओ साहब के पास समय नहीं है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि शासन के खिलाफ, शासन में जिस तरीके की शिकायत की गई उस पर क्या कार्रवाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अवनीश। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए रायबरेली से, कौन सी खबर है इंद्रवीर आज की? देखिए अगर रायबरेली की अगर बात करें तो जिस तरीके से जो है लगातार कुछ थानों में जो है चोरियां बढ़ रही थी और खासकर जो चोरियां हो रही थी वो मोटरसाइकिल और अगर बात करें तो जो है फोर व्हीलर जो ई रिक्शे चलते हैं उनकी चोरियां, उसी के सिलसिले में जो है कल दो थानों ने रायबरेली के जो है गुडवर्क किया है और उसमें सबसे पहला थाना आता है मील एरिया। अगर बात करें तो मील एरिया थाने में ई रिक्शा जो है वो उनकी चोरियां लगातार बढ़ती नजर आ रही थी। इसका एक गिरोह था पर्टिकुलर 6 से 7 लोगों का और इसमें 6 लोगों को कल जो है रायबरेली पुलिस ने, मील एरिया थाना ने बड़ा अच्छा काम किया और इसमें जो है 6 लोगों को गिरफ्तार कर जो है जेल का रास्ता दिखाया और ये एक बहुत बड़ा गिरोह था। इसमें एडिशनल एसपी ने बाकायदे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी संडे के दिन और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इसमें जो ये जिस तरीके से ई रिक्शा की बैटरी और अलग अलग करके ये लोग बेच रहे थे और उसको अंजाम दे रहे थे, ये तो हो सकता है कि पूरे जिले में ही नहीं, ये अंतर जनपदीय भी जो है ये लोग एक्टिव इनका गिरोह रहा हो और इस पे भी आने वाले समय में जो है रायबरेली पुलिस जांच कर रही है कि अगर ऐसा कुछ इन लोगों का कहीं बाहर किसी जिलों में या जिले में ही आउट ऑफ तहसील जो सदर तहसील उसको छोड़कर भी कहीं इन्होंने वारदात ऐसी करी हो तो उसका भी खुलासा किया जाएगा और ये बड़ा खुलासा हुआ है। हम चाहेंगे, हमारे पास बाइट है, अगर वो बाइट एक बार एडिशनल एसपी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और जो साथी चोर है उनकी तस्वीरें भी हमारे पास है और ये एक बड़ा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रही कि अगली पुलिस के लिए जिस तरीके से थाना मील एरिया के ऊपर दाग लग रहा था कि अब ई रिक्शा भी नहीं बच रहे, तो उस तरीके से ये गिरोह एक्टिव था और जिस तरीके से ये काम कर रहे थे उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था क्योंकि ये लगातार कहीं ना कहीं जो थाना मील एरिया है वहां पे कुछ ऐसे जो कस्बे मोहल्ले हैं वो इन सबको संदिग्ध रात में जो है
अपना ये लोग इसका अंजाम देते थे। जिस गाड़ी वही भाई रात में तो बहुत ज्यादा ई रिक्शा नहीं चलते, जो पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड वाले होते हैं वही लोग चलाते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो जो ऐसी 4 व्हीलर गाड़ियों का जो है व्यक्तिगत ये लोग करते हैं। तो इस तरीके के एक चोर गैंग का जो है 6 लोगों का गिरफ्तार करके खुलासा किया रायबरेली पुलिस ने, और ये बड़ी कामयाबी है अखंड कि इस तरीके से ये चीजें खुल के सामने आई हैं। जी बिल्कुल इंद्रवीर, पुलिस को समय पर अगर इस तरीके की कार्रवाई करती रहेगी और इस तरीके से चोर उचक्के जो बदमाश हैं, जो अपराधी हैं, अगर उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में पुलिस का जो इकबाल है वो कायम होगा और इस कार्रवाई पर कहीं ना कहीं लोग संतुष्ट होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लगातार चोरी की घटनाएं आती हैं और पुलिस के जब हाथ खाली होते हैं तो लोग पुलिस के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपूर्व हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयोध्या से। अपूर्व, क्या कौन सी बड़ी खबर है अयोध्या से आज की? अपूर्व, अनम्यूट कर लीजिए। मैं आपको बता दूं कि इस समय अयोध्या में जनसैलाब तो आप देख ही रहे हैं जिस प्रकार से जो उलटफेर है, कहीं अयोध्या आकर लोग प्रयागराज और बनारस जा रहे हैं, तो कहीं बनारस और प्रयागराज अयोध्या आ रहे हैं, कहीं प्रयागराज से बनारस जाकर अयोध्या आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का जो तांता है वो लगातार अयोध्या में देखने को मिल रहा है। लगभग 4 से 5 लाख प्रतिदिन श्रद्धालु रामलला का दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो जो सैलाब दिख रहा है वो कहीं ना कहीं जो है सैलाब जो है वो चरम पर दिख रहा है, क्योंकि लोग जिस तरह से एक उम्दा जन जत्थे के साथ लोग आ रहे हैं, 70 की संख्या में, 80 की संख्या में, अकेले 4 लोग, तो कहीं ना कहीं ये जो भीड़ है रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रही है। और इस बीच शिवरात्रि पड़ रहा है, तो शिवरात्रि में कहीं ना कहीं ये भीड़ दोगुना देखने को मिलेगा। उसके इसके बीच में सबसे अहम जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, ये सबसे जो है जो श्रद्धालुओं के जेब में टाका डाला जा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है आज की। देखिए महाकुंभ में प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। ये स्वाभाविक सी बात है कि अयोध्या लोग आना चाहते हैं, क्योंकि बगल में माँ सरयू है, वहां पे स्नान करना चाहते हैं, हनुमानगढ़ी दर्शन है और रामलला का दर्शन और जो भी जितने भी यहाँ पे मठ मंदिर है वहां पे जाना चाहते हैं। ये अलग बात होगी। लेकिन जब से नो व्हीकल जोन लागू हुआ है अयोध्या के 5 किलोमीटर के इर्द गिर्द परिधि में, उसके बीच में बाइकर्स गैंग एक्टिव हो गए हैं। बाइकर्स गैंग क्या करते हैं कि आपका सामान रास्ते में ही आपको बुलाएंगे, आप 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो आपको रास्ते में ही बुलाएंगे, सर आइए बैठिए। उसके बाद जो है जो सामान लगेज हैं उसको बैठाते हैं और एक आदमी को बैठाते हैं, और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की जो दूरी है इतने का 500 रुपए, 600 रुपए, 1000 रुपए, मतलब जो जैसे ले पाता है, कोई अनुमानन नहीं है, तो वो लेते हैं। और इसकी संख्या लगभग लगातार 250 से 300 के बीच में निकल आई है और लगातार हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर गलियों में ये बाइकर्स गैंग एक्टिव है। लेकिन अयोध्या प्रशासन ने इस पर कमर कसी है, 1 से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनकी गाड़ियों का चालान किया गया है, गाड़ी जब्त की गई है। लेकिन ये जो बाइकर्स गैंग है इनका जो संख्या है वो घटती हुई नजर नहीं आ रही है, बढ़ती हुई नजर लगातार आ रही है। अपूर्व, सबसे बड़ी बात है कि लोगों के मन में जब ये आस्था के पर्व में लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए चाहे महाकुंभ जाए, चाहे सरयू नदी में जाए और अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, और बड़ी संख्या में आप ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार करते हुए चले आ रहे हैं और एक बड़ा जत्था आपने देखा है और बड़ी तस्वीरें आईबीसी पे आपने हमारे दर्शकों को दिखाई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लोगों के लिए अवसर लूटने का अवसर बन गया है क्या? जब लोग वहां पर श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं तो वहां पर लूटने की एक चोर कसर लोगों के मन में आ गया कि हम लूट ले। अपूर्व, बिल्कुल बिल्कुल अखंड, मैं बता दूं कि रास्ते में अगर आप जो है भूखे हैं और 2 पूरी खाना चाहते हैं, मैं एक छोटी सी बात करूंगा, तो वो 50 रुपए की है। 2 पूरी आप खाते हैं तो 50 रुपए आपको देना पड़ेगा। तो ये लूट आप देखिए कि किस तरह के श्रद्धालुओं के जेब में, इस पे अयोध्या प्रशासन केवल भीड़ को देख रही है, लेकिन श्रद्धालुओं के जेब में जो डाका डाला जा रहा है इस पर कोई निगरानी नहीं हो रही है। वो चाहे फूड विभाग हो, चाहे वो अयोध्या जिला प्रशासन हो, चाहे वो जो है जो भी सुरक्षा कर्मी लगे हों, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस ये ध्यान दिया जा रहा है कि भीड़ को, क्राउड मैनेजमेंट बहुत अच्छे से चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर अयोध्या प्रशासन की मैं बखान भी करता हूँ कि कहीं ना कहीं जो भीड़ कंट्रोलिंग है वो चाहे जैसे भी चाहे यात्रियों को ज्यादा पैदल चलाकर, चाहे जैसे ही, एक तरफ से सहानुभूति बढ़ती जा रही है, कहीं भी भीड़ नहीं लगने दिया जा रहा। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो बाइकर्स गैंग सबसे ज्यादा एक्टिव हो गए और सबसे ज्यादा ये जो 3 पहिया वाहन है, ये बैटरी रिक्शा,
ये भी कहीं न कहीं उसी प्रकार से करते हुए नज़र आ रहा है। अगर आपको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना है, तो ये प्रति सवारी 50 से 100 रुपए ले देना पड़ेगा। ये अपूर्व, कंडीशन है लेकिन यहाँ पे। सबसे बिल्कुल अपूर्व, जैसे कि आप लगातार तस्वीरें दिखाते रहते हैं और आप एकदम ग्राउंड पे रिपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि प्रशासन क्या करेगा? हर एक दुकानदार के पास तो बैठ नहीं पाएगा। और आपने बिल्कुल सही बताया कि प्रशासन अपना काम बहुत संजीदगी के साथ कर रहा है। शायद यही कारण है कि क्राउड मैनेजमेंट के अगर बात की जाए तो इतनी बड़ी तादाद में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन किसी तरीके की अव्यवस्था की खबरें नहीं आ रही। क्या इन दुकानदारों को या जो लोग भी इस तरीके की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं, क्या उनके मन में उनका जमीर भर गया है? जब श्रद्धालु हमारे आएंगे हमारी अयोध्या नगरी में, तो क्या लेकर के यहाँ से जाएंगे? क्या कहेंगे हमारे बारे में कि हमें जब अवसर आया, हम वहां गए तो हमें 50 रुपए की 2 पूरी खिलाई गई, हमसे 1 किलोमीटर के लिए 500 रुपए चार्ज किया गया? क्या आपकी संवेदना मर चुकी है? वहां कौन आ रहा है? श्रद्धालु आपके अगर नगर में आ रहे हैं, अयोध्या नगरी में आ रहे हैं, प्रभु श्री राम के नगरी में आ रहे हैं, तो क्या इस तरीके की बातें वो यहाँ से आगे लेके जाएंगे? क्योंकि पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं ना, पूरे देश से लोग आ रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं केवल अयोध्या के अगल बगल के लोग हैं या उत्तर प्रदेश के लोग हैं। तो क्या हम लेकर के जा रहे हैं, क्या दे रहे हैं? क्या इस चीज की हमें क्या संवेदना नहीं होनी चाहिए? उन दुकानदारों के मन में बिल्कुल भी ऐसी संवेदना नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन अखंड सबसे देखने वाली बात ये है, ठीक है, देखिए, आपदा में अवसर सब ढूंढते हैं, ये बात सत्य है, इसमें कोई नकारा नहीं जा सकता कि आपदा में अवसर ढूंढना भी चाहिए। लोग अयोध्या में एक रोजगार का अवसर मिला है, लेकिन इतना भी आप ना कर दें। तो इस पर खासकर मैं ये इस वजह से मैंने ये बात आप तक रखी, अपने चैनल पे रखा कि लोग जाने इस चीज को कि सबसे जो अहम बात है, देखिए, अयोध्या प्रशासन कटिबद्ध है। अगर आप श्रद्धालु हैं, आ रहे हैं, तो उसका जो वहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अगर बात करें तो हर जगह बैरिकेड्स पे पुलिस वाले लगाए गए हैं, सीओ रैंक के अधिकारी लगाए गए हैं, एसआई हैं, दरोगा हैं, हर प्रकार के। तो उनको अपनी तकलीफों को बताएं, सर ये लेके जा रहे हैं, इतना मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन ठीक है, सुविधाएं देना अच्छी बात है, बाइकर्स गैंग एक्टिव है, मुझे तो इससे कोई लेकिन एक जो समुचित किराया है कि 10 रुपए 20 रुपए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 100 रुपए, मतलब लेकिन अब 100 रुपए 150 रुपए कहाँ जाए उसे, आप बताएं। और दूसरी बात ये है कि अयोध्या प्रशासन को ये चाहिए, मेरा अपना ये मानना है कि एक उड़न दस्ता टीम बना दे, 3 से 4 लोग जो सादी वर्दी में हो, वो बाकायदा इस पे निगरानी रखें, हर नुक्कड़ हर चौराहे। ऐसा नहीं है कि अयोध्या प्रशासन कुछ देख नहीं रहा, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है और हर चीज से वाकिफ है। बस एक्शन लेने की जरूरत है कि अगर उड़न दस्ता टीम बना दी जाए, हर चीज पे निगरानी रखती है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा भी नहीं है कि अयोध्या प्रशासन के पास जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो कम है। इतना तो अगर 10 से 12 की टीम में उतार दिए जाए, हर नुक्कड़ हर चीज सिंगल सिंगल रेट पूछे, क्या पूछे, तो उनका चालान किया तो कहीं ना कहीं ये चीजें सुधर सकती है। हालांकि अब देखिए, महाकुंभ का दौर भी खत्म होने वाला है, 26 से 27 के बीच में खत्म हो जाएगा, इसका कोई भी मेन मायने नहीं रखता, ये तो पहले ही देखना चाहिए था। लेकिन अब लगातार अयोध्या में श्रद्धालुओं की उमदा भीड़ लगातार बढ़ रही है और ये मुझे लगता है कि मार्च तक 15 मार्च तक यही भीड़ देखने को मिलेगी। तो इस पर कहीं ना कहीं अयोध्या प्रशासन को अंकुश लगाने की जरूरत है। बिल्कुल अपूर्व, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया और सुझाव को मानना भी चाहिए और सबकी बात सुननी चाहिए। प्रशासन अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन अगर इस जगह पे इस तरीके से लोगों के साथ लूट खसोट की जाएगी, डकैती है, किसी पर डाका डालने की बात की जाएगी और आपदा में अवसर की तलाश, जैसा कि आपने कहा कि आपदा में अवसर तलाश रहे हैं ऐसे लोग, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जरूरत है। देखिए, मैसेज जाता है और पूरे देश में मैसेज आएगा कि हमारे जो श्रद्धालु यहाँ पर आए थे, उनके साथ लूट की गई, क्योंकि ये व्यापारी अपने फायदे के लिए, मुनाफे के लिए लोगों से एक अच्छा खासा अमाउंट ले रहे हैं। प्रशासन को किसी न किसी तरीके से इन पे नजर बनाने की जरूरत है और जिस तरीके का आपका सुझाव है कि आपके पास तमाम ऐसे जवान मौजूद है, कोई एक टीम बनाए और उस टीम का काम निर्धारित कर दे कि आपको किस तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके क्या साथ किस तरीके की लूट की वारदात या लूट को अंजाम ना दिया जा सके। अपूर्व, जरूर एक बार और भी बात करिएगा अधिकारियों से और ये सुझाव जरूर दीजिएगा कि आप किस तरीके से पूरे जो वहां पर श्रद्धालु पहुंचे उनको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अनिल हमारे साथ संभल से जुड़े हुए। अनिल, कौन सी खबर है संभल से आज की? जखंड, अगर संभल की बात करें तो संभल से ऐसी बातें सुनने को आई थी कि 24 नवंबर की हिंसा के बाद में जो है लगभग हजारों घर ऐसे होंगे कि जिन घरों में ताले पड़ गए हैं और ताले अनिल का नेटवर्क फिर से रिकनेक्ट करूंगी, तब तक उनके पास जाएंगे। तब तक आदर्श हमारे साथ जुड़े हैं हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है हरदोई से आज की? अनम्यूट कर दीजिए आदर्श, अनम्यूट। हाँ,
बताइए जी आदर्श, बताइए। जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है आदर्श, बताइए आप। आज हम हरदोई के आज हम खड़े हैं राज चिकित्सा महाविद्यालय में। अगर हम बात करें यहाँ आक्रमण को लेकर तो यहाँ पर हरदोई शहर पूरा जाम की झाम से जूझ रहा है और यहाँ पर जो मरीज दूर दूर से आते हैं यहाँ पर हम आपको दिखाना भी चाहेंगे कि ये जो पूरा जो आप प्रांगण देख रहे हैं यहाँ पर जो जिला चिकित्सालय का, यहाँ पर जो ऑटो है, ऑटो भी देखिए बिल्कुल मेन रोड पर खड़े होते हैं। अगर यहाँ पर मरीज या एम्बुलेंस जाना चाहे तो भी यहाँ पर नहीं जा सकते, लेकिन ये यहाँ पर जिला प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ जितने भी ठेले लगे हैं सब ठेले जो है जिला अस्पताल के बाहर लगे हुए हैं और पटरी पर लगाए हुए हैं। कहीं ना कहीं पर ये आक्रमण को ही दावत दे रहे हैं। अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन जो देहात क्षेत्र में औरतें आती हैं अपने अपने मरीज को लेकर, यहाँ पर जाने के लिए अंदर सुविधाएं नहीं है। यहाँ पर जो गार्ड खड़े रहते हैं वो गार्ड भी देखिए, ऑटो हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये ऑटो देखिए, ऑटो भी अंदर से निकल रहा है, जबकि ऑटो के अंदर एंट्री नहीं है, केवल वही एंट्री है जो मरीज को अंदर लेकर जाता है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर देखें तो प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जी अखंड आदर्श, लापरवाही तो कई तस्वीरें आप दिखाई चुके हैं कि अब प्रशासन कितना संजीदा है और कितनी जी संवेदना से पूर्ण भरा हुआ है। तमाम ऐसी तस्वीरें आपने दिखाई है हरदोई, और तभी भी प्रशासन है कि जब आप खबर दिखाते हैं उसके बाद जागता है। जब आईबीसी पे वो खबरें चलती हैं तब जाकर के उसको लगता है कि हाँ, ये खबर भी जरूरी है, महत्वपूर्ण है। अगर अस्पताल के पास इस तरीके से अतिक्रमण रहेगा, जाम की स्थिति बनी रहेगी, तो जो अस्पताल के पास मरीज पहुंचेंगे उनका क्या? प्रशासन को इस चीज के बारे में क्या कोई अब भनक नहीं है? क्या जब आप खबर दिखाएंगे तभी अब इसकी देखिए भनक लगेगी ये क्या हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अब ये देखिए ऑटो हमारे पास में खड़ा है, ये रोड से घुमा रहे हैं। देखिए ये जा रहा है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे, ये देखिए ये स्थिति अरे हॉस्पिटल के बाहर की है। और जी आदर्श, आपने खबर दिखाई थी कि एसपी साहब ने, जो आपने कहा था सिंघम साहब हैं, उन्होंने एक तरीके का आदेश दिया था और स्पीड लिमिट इन बैटरी रिक्शा के ऊपर शायद चस्पा करा दी थी कि इस स्पीड लिमिट के साथ ही चलेंगे। स्पीड जी लिमिट जी जी चस्पा करा देने से या पोस्टर लगा देने से क्या जाम की जो स्थितियां है, अतिक्रमण की जो स्थितियां, क्या इनका रूट कोई नहीं बनाया जा सकता है? इस रूट पर ही आप चलेंगे? क्योंकि आपके पीछे, अगर मैं जितनी देर में आपके साथ कनेक्ट हूं, मैं आपके पीछे कम से कम जितनी मैंने कारें नहीं देखी उससे कहीं ज्यादा मैंने आपके पीछे बैटरी रिक्शा देखे। बहुत बड़ी व्यवस्था अव्यवस्था जी के जी रूप में ये तब्दील करते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, तो रोजगार का साधन, इससे लोगों को आवागमन में भी सुविधा मिलती है, तमाम ऐसी चीजें, लेकिन क्या इसको लेकर के कोई पैरामीटर, कोई रोड मैप, कोई प्लान तैयार नहीं करना चाहिए कि या फिर इसके पीछे स्पीडोमीटर के लिए एक स्पीड लगा दिया आपने कि आप 20 की स्पीड से अधिक या 30 की स्पीड, जो भी आपने स्पीड निर्धारित की हो, तो क्या इनको लेकर के कोई रोड मैप प्लान तैयार नहीं किया गया है क्या? अगर ये रोड मैप इनके लिए तैयार किया गया है, जितने भी ऑटो रिक्शा हरदोई जनपद में चल रहे हैं उनकी लिमिट एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रखी गई थी और उसके नहीं, बाद में उस ऑटो रिक्शा में 4 सवारी से ज्यादा नहीं बैठा सकते हैं। लेकिन देखिए उसके क्या बावजूद फिर भी उसका यहाँ के जो मतलब ई है, रिक्शा है। उसके बावजूद क्या वो अमल जी करा पा रहे हैं, उन अपने निर्देश का, आदेश का अमल करा पा रहे हैं? मुझे आपके पीछे इतनी बड़ी तादाद में, अभी आपसे 2 मिनट भी बात करते हुए नहीं हुआ, लेकिन बड़ी तादाद में खाली बैटरी रिक्शा ही नजर आ रहे हैं और एक बहुत बड़ी जाम के जी वजह है ये बैटरी रिक्शा। तो क्या इनके लिए कोई रोड मैप, फुल प्रूफ मैप तैयार करने की जरूरत नहीं, कोई प्लान तैयार करने की जरूरत नहीं है? गाड़ियों से ज्यादा ई रिक्शा इस समय सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ई रिक्शा को लेकर अगर हम बात करें तो इनके लिए एक रूट भी निर्धारित किया गया था कि इस रूट से इस रूट पे ये रिक्शा ऑटो चलेंगे, इस रूट पे। लेकिन यहाँ पर जो ई रिक्शा है उस रूट को नियम को न फॉलो करके वो इधर उधर ई रिक्शा को लेकर जाते हैं और कहीं ना कहीं अखंड जी उस ई रिक्शा को लेकर ही जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और सबसे बड़ी बात बताना चाहिए, हरदोई जिला जो मेडिकल कॉलेज है इसमें कुछ दवाएं को लेकर भी कुछ समस्या उत्पन्न, यहाँ कुछ दवाएं जो नहीं है और यहाँ मरीजों को दवाएं बाहर से लिख दी जाती है, जिससे मरीज जो बाहर लेने के वो दूरी चौड़ी पैसे से दवाई भी उपलब्ध कराई जाती है। अगर अस्पताल खुला है और दवाइयां नहीं है तो अस्पताल बंद कर दीजिए, सीधा सा जवाब आपको यही है। अगर जी बाहर से जाकर के मरीज दवाई खरीदेंगे तो क्या मतलब है फिर? कोई मतलब तो है नहीं। हमारे आपके पास व्यवस्था के नाम पर कुछ है हमारे भी नहीं, तो मतलब क्या है? हमारे पत्रकार भाई है को लेकर दवाई को लेकर भी बताएं कि क्या समस्या है। जी देखिए, अगर हरदोई जिले की बात करें, लगातार यहाँ पे सड़कों पे जाम लगा हुआ है चारों तरफ। अभी मैं खुद लंबा जाम लगा हुआ है। हालांकि जो ट्रैफिक क्या है लगातार निकाल तो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि जिस तरीके से जाम लगता है उस तरीके से यहाँ पे क्यों नहीं डिवाइडर किए जाते हैं, क्यों नहीं यहाँ के जो नेता हैं वो क्यों नहीं यहाँ के पब्लिक के साथ होते हैं। पब्लिक को इतना सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना है ये जाम का। ये जाम यहाँ पे है, जाम जो है यहाँ पे, अगर जब बच्चे स्कूल से निकलते हैं करीब तकरीबन 2 बजे छुट्टी होती है, छुट्टी के बाद अगर यहाँ पे आप निकलना चाहें, दवाई लेना चाहें तो बड़ी मुश्किल
मुश्किल हो जाती है वहाँ पे। जिस नुमाइश हो रहा है, सिनेमा हो रहा है, जितने भी चीजें आती है, लखनऊ की है, लगा की है, सब जाम से इस समय आपको बराबर नहीं मिलेंगे। जहाँ पे जिस तरीके की बात करें, हर तरीके से जाम लगा हुआ है। ट्रैफिक की अगर बात करें, खैर अभी मैं निकल के आया, ट्रैफिक तो आज नुमाइश हो रहा तो है, लेकिन जाम से निजाम नहीं मिल पा रही है। अगर मरीज को जाना होता है अस्पताल तो बामुश्किल उसको अगर 10 मिनट पहुंचना तो तकरीबन आधा घंटे में वो दूरी तय कर पाएगा। लेकिन यहाँ का जो शासन है लगातार कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जाम से जो आम पब्लिक है उसको दिक्कत सामना करना पड़ रहा है। जब नेता तो आता है, नेता आता है तो आम पब्लिक को रोक दिया जाता है, तो नेता तो चला जाता है, लेकिन जो आम पब्लिक है उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसको ये कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कहीं न कहीं ये जो यहाँ के नेता हैं और यहाँ जो प्रशासनिक अमला है उसको ये समझना चाहिए, कहीं न कहीं आम पब्लिक को राहत देनी चाहिए, लेकिन कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं है। उसको लेकर यहाँ के जो हमारे साथी हैं एक जागरूकता वाली खबर उठाते रहते हैं, लगातार मैं इनको देखता हूँ जन जागरूकता खबरें उठाते हैं। मेरी यही अपील है प्रशासन से कि लगातार जो काम से है उसको आम पब्लिक को निजात दिलाई जाए। बस यहाँ पर एक दवाई बिल्कुल आदर्श, आदर्श ठीक है, अधिकारियों से बात कीजिएगा और इनको बताइएगा कि इस तरीके से जनता की पीड़ा क्या, आम जनमानस रोज जाम से दो चार हो रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी समस्या है लोगों को, तो इस जाम से किस तरीके से निजात दिला पाएंगे और जो कप्तान साहब हैं जिले के, उनके पास किस तरीके का प्लान है, जरूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आदर्श। अनिल हमारे साथ संभल से फिर से कनेक्ट हो गया। अनिल, कौन सी बड़ी खबर आप बता रहे थे, बताइए। जगन, मैं संभल से बता रहा था कि संभल में हिंसा के बाद में 500 से लगभग 1000 घर ऐसे हैं जिन घरों में आज तक ताला लगा हुआ है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि संभल से बहुत से हजारों परिवार ऐसे हैं जो संभल से पलायन कर गए हैं प्रशासन की डर की वजह से या फिर किसी और वजह से। लेकिन वहीं जब जो संभल के एसपी हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई, जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, ना ही किसी की प्रशासन का दबाव है, ना ही किसी चीज का डर है। सब स्थिति सामान्य है संभल की, स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, आवागमन सब संभल में ठीक तरह से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो संभल हिंसा में जो लोग थे तकरीबन 2400 से 2500 लोग ऐसे थे जिनके खिलाफ जो है तहरीर दी गई थी और उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, जिसमें से अब तक सिर्फ 79-80 लोग जो है हिंसा के पकड़े गए हैं और 74 लोग ऐसे हैं जिनके सीसीटीवी कैमरे में फोटो और जिनकी शिनाख्त करी गई है और उनके फोटो जामा मस्जिद की दीवार पर चिपकाई हैं। तो उन्होंने बताया कि हो सकता है, एसपी कृष्ण कुमार ने कहा कि यह जो जिन घरों में ताले लगे हुए हैं यह वही लोग हैं जो 24 नवंबर की हिंसा में शामिल थे। इन्होंने कहीं ना कहीं अपने चेहरे पहचान लिए होंगे और ये इसी वजह से जो है संभल में प्रवेश नहीं करना है, जो कि संभल से ताला लगाकर अपने घरों में वो फरार हैं। जी अखंड। अनिल, अनिल एक सवाल है आपसे और बहुत बेसिक सा सवाल है। इस आरोप प्रत्यारोप का तो काम है, नेता काम क्या करते हैं, आरोपी लगाते हैं, आरोप लगाएंगे उनके ऊपर, जो सत्ता पक्ष है वो आरोप लगाएगा, दोनों लोग आरोप लगाते रहेंगे। लेकिन आप जमीनी हकीकत के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्या जितने घरों में ताले बंद है क्या उतनी ही जनता वहां पर संभल में रहती है क्या, और जनसंख्या नहीं है वहां पर रहती है क्या लोगों के मन में, अगर क्या असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर कोई भी हो, क्या ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि प्रशासन दबाव बना रहा है? क्यों आप छोड़ करके गए हो घर? अगर मैंने गलती नहीं की है तो क्या मैं सामने आके पुलिस के सामने जवाब नहीं दे सकता हूँ? मुझे जबरदस्ती पुलिस फंसा देगी क्या? अगर आपको, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से मन में है उन लोगों के डर है, शायद यही कारण है कि वो घरों में ताले लगा के चले गए। और लोग क्यों नहीं ताला लगा के चले गए? क्या पूरा का पूरा संभल तो खाली नहीं हो गया? क्यों नहीं खाली हुआ भाई? अगर खाली हो जाना चाहिए ना, तो प्रशासन दबाव बना रहा तो पूरे संभल के लोगों पर दबाव बना देगा भाई। दबाव तो बना रहा है वो। अगर आप इस तरीके का आरोप लगा रहे हो कि प्रशासन दबाव बना रहा है, तो पूरे संभल के लोग छोड़ के चले गए होते। कुछ ही लोग खुद छोड़ करके क्यों गए? उन्हीं के घरों में ताला क्यों बंद है? और इस तरीके से लगातार वहां का जिला प्रशासन के जो तमाम बड़े अधिकारी है पुलिस के, इस तरीके की वहां पर संदेह व्यक्त किया गया था कि वहां के जो निवासी, स्थानीय निवासी हैं, इस पूरे के पूरे हुड़दंग में, इस पूरे के पूरे जो दंगा हुआ था इसमें शामिल थे। और तो क्या ऐसे ही इस बात की आप नहीं अनुमान लगा सकते हो कि क्या ये लोग शामिल हो सकते हैं? बचाव क्यों किया जाता है दंगाइयों का? कोई भी हो, उस दंगे में कोई भी मारा जाता, किसी के परिवार का सदस्य खो जाता, तो क्या आपकी राजनीति चमकाने के लिए बैठे हैं आप? आपके पास केवल इतना ही काम रह गया कि हम आए और दंगाइयों की सुरक्षा की बात करते रहे? दंगाई तो कोई भी हो सकता है ना, क्यों ताले बंद है? इसका जवाब है आपके पास? बस प्रशासन दबाव बना रहा है। अरे अगर मैं सही हूं, अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगा, अगर मैं सही हूं, तो मैं अगर क्या पुलिस के सामने जाने से डरूंगा? मुझे डर लगेगा? मैं घर भाग छोड़ के भाग जाऊंगा? गलत हूंगा तो जरूर भागूंगा, मन में कोई डर होगा तो जरूर भागूंगा। इस तरीके की बातें होनी चाहिए। आप वहां पे जमीनी हकीकत, अनिल, आप देखते आए हैं संभल में इस तरीके का इतना बड़ा दंगा प्रोजेक्ट किया गया था,
बहुत बड़ी घटना घट सकती थी, पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा एक दंगे का रूप ले सकता था ये पूरा का पूरा माहौल जिस तरीके से क्रिएट किया गया था। तो क्या पुलिस कार्रवाई ना करे, छोड़ दे सारे सारे के सारे लोगों को? सबको मानवता की बात यही तो है कि पुलिस के ऊपर पत्थर चले, पुलिस के ऊपर गोली चले तो कोई दिक्कत नहीं, कोई सवाल नहीं खड़े करता कि पुलिस के हमारे अधिकारी एक आतंकवादियों या अपराधियों या दंगाइयों के हाथों मारे गए, उनका कत्ल हो गया, क्या उनका परिवार नहीं है? उनको छोड़ देना चाहिए। जी अखन बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और यह बात बिल्कुल लाजमी है कि संभल में जो ज्यादातर जो आबादी है, संभल में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है इस समय की अगर बात करें तो। और अगर प्रशासन का डर होता, दबाव होता, तो कहीं ना कहीं वो लोग बहुत जल्दी पलायन कर जाते। लेकिन बिल्कुल यह बात सही है, प्रशासन का ना ही कोई जोर है, ना ही कोई दबाव है, लेकिन प्रशासन जो हिंसा में शामिल लोग थे उनको कतई बर्दाश्त करने वाली नहीं है, ना ही उनको छोड़ने वाली है। और हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, ये वही लोग हैं जो घर छोड़कर गई हैं जो कि हिंसा में शामिल होंगे, क्योंकि संभल के कनेक्शन बहुत बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं। अभी जो है एक शख्स का पता चला है जो 2012 से पाकिस्तान की जेल लाहौर में बंद है, जिसका वेरिफिकेशन के लिए मंत्रालय से यहाँ के लिए भेजा गया था, उसका पता कराया गया था कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। और कुछ साल पहले एक अमेरिका में भी एयर स्ट्राइक में संभल का व्यक्ति मारा गया जो कि आतंकवादी संगठन में शामिल था। अब आप कैसे अंदाजा अरे इस लगा तरीके सकते के हैं लोग कि अगर शामिल हैं, अगर इस तरीके के लोग शामिल हैं इस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में, तो क्या सवाल नहीं खड़े होंगे? चोर की दाढ़ी में तिनका है, सबको पता है। और ये हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ हिंदू और मुस्लिम किस, अगर देखिए चश्मा आपने लगा रखा है हिंदू मुसलमान का मन में, और उस चश्मे को उतार फेंकिए। आप राजनीति करते हो, आप इस देश की राजनीति करते हो कि पाकिस्तान की राजनीति कर रहे हो कि हिंदू मुसलमान कर रहे हो? आपको समझ में नहीं आता कि जो लोग इसके लिए दंगाई, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको कहना चाहिए अगर जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करो। ये क्या होता है भाई कि प्रशासन जबरदस्ती दबाव बना रहा है? क्यों दबाव बनाएगा प्रशासन? प्रशासन के पास इतना खाली वक्त है कि किसी को भी दोषी ठहरा देगा? वो पागल है वो लोग। उन लोग ऐसे आईपीएस बन गए हैं, इतने बड़े बड़े अधिकारी बने हैं, उनके पास कुछ ना कुछ जरूर होगा ना। आपसे हो सकता है अधिक बुद्धि हो, क्योंकि आप तो लोग ऐसे लोगों को डील करते हैं जिनके पास शायद एक धर्म और मजहब के नाम की बात की जाए तो उसको सबसे आगे रख दिया जाता है। लेकिन क्या उन लोगों के पास, सोचिए कि इस तरीके से आप दंगा करा रहे थे, कितनी जानें चली जाती, क्या हो सकता था? पूरे देश का माहौल क्या बिगड़ नहीं सकता था? क्या पुलिस हाथों में हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, छोड़ दे दंगाइयों को? क्या आप कहोगे कि आपके ऊपर राजनीति करने का मन है? इस तरीके से अनिल, जो लोग भी राजनीति करते हैं, पुलिस अपना काम करती है और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सबकी सुरक्षा की गारंटी। और सीएम योगी लगातार ये कहते भी आए हैं कि हर एक नागरिक की सुरक्षा की बात वो करते हैं। वो हर एक नागरिक में हिंदू और मुसलमान सब आते हैं, सिख और ईसाई सब आते हैं। वहां पर किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति और किसी जाति धर्म के लोगों के लिए विशेष कोई व्यवस्था नहीं बनी है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, किसी भी धर्म का हो, विकास दुबे क्या थे? विकास दुबे बाहुबली एक अपराधी थे, क्या थे वो? क्या वो मुस्लिम थे? इसलिए उनको मुस्लिम और हिंदू देख के मारा गया? अपराधी की कोई न जात होती है ना कोई धर्म होता है। अगर ये राजनेता जल्दी समझ जाएंगे तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप से बच जाएंगे और हमारे देश की जनता सुरक्षित अपने आप को महसूस कर पाएगी। और मैं पुलिस वालों को कम से कम अपना काम करने दीजिए, उनके काम में हाथ और अड़ंगा ना लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस्तेमाल जानकारी के लिए अनिल। एसपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए सुल्तानपुर से। एसपी सिंह, कौन सी बड़ी खबर है सुल्तानपुर से आज? अनम्यूट कर दीजिए एसपी सिंह। बताइए, हो गया बताइए। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में आज उपस्थित हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक के पास बोर्ड परीक्षाएं की क्या तैयारी सुल्तानपुर में जनपद में चल रही हैं, इनसे जानेंगे कि क्या तैयारी बोर्ड परीक्षा चल रही है, क्या क्या सहूलियतें सुल्तानपुर के लिए हो रही हैं। आज शाम 4:30 बजे नवीन सभागार में डीएम साहब के अध्यक्षता में आज मीटिंग ये रखी गई बोर्ड परीक्षा को लेकर के, जिसमें संबंधित सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। इससे आज जानते हैं इनसे आज माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा संचालित हाई स्कूल इंटर की बोर्ड परीक्षा 2025 जो कि 24 फरवरी से प्रारंभ होकर 12 मार्च को संपन्न हो रही है, उसके लिए जनपद सुल्तानपुर में बोर्ड परीक्षा की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली जा चुकी हैं। जनपद में कुल 127 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक, केंद्र व्यवस्थापक, सारे अधिकारियों को नामित कर दिया गया है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा।
और उनको वो सारी जानकारी और वो सब आदेश उनको प्राप्त करा दिए गए हैं। और इस संबंध में परीक्षा को नकल विहीन सुचितापूर्ण संपन्न कराने के लिए विधिवत ढंग से हम लोग बिल्कुल कमर कस लिए हैं और उसकी पूरी तैयारियां जनपद स्तर पर कर ली गई। धन्यवाद। एसपी सिंह, एक सवाल है, जरा आप पूछिएगा। सवाल ये है कि कई ऐसे सेंटर्स के ऊपर इस तरीके के आरोप लगते हैं कि यहाँ पर नकल कराई जाती है। क्या ऐसे किसी सेंटर को चिन्हित किया गया और उनको इस बार हटाया गया है, बांट किया गया है? सर सवाल करना सेंटर को जो है सभी 127 केंद्रों के लोगों की बैठक करा करके एसडीएम साहब के साथ में और उनकी संवेदनशीलता के बारे में उसकी जानकारी कर ली गई है। केवल एक विद्यालय है सपाही इंटर कॉलेज जयसिंहपुर में, वो उसको संवेदनशील बनाया गया है। बाकी ऐसे कोई हमारे केंद्र नहीं है। पिछली बार ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसके कारण कोई हमारे केंद्र चर्चा में रहे हों, तो इसलिए केवल एक ही संवेदनशील केंद्र है जनपद सुल्तानपुर में। क्या और भी कुछ नियम कायदे कानून क्या इस बार नए बदले हैं? क्या जो छात्र होंगे जो वहां पर आएंगे परीक्षा देने के लिए, क्या इनको लेकर के कोई नए नियम बनाए गए हैं या फिर पूर्ववर्ती नियमों के साथ ही आगे की इस परीक्षा को सब कराया जाएगा? देखिए, नियम में कुछ संशोधन जरूर किए गए हैं। जैसे नकल अध्यादेश 2024 अब की बार लागू है। हालांकि ये 15 जुलाई 2024 से लागू हो गया है। ये सभी परीक्षाओं में, चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षा हो या हाई स्कूल इंटर के सीबीएसई किसी भी बोर्ड के परीक्षा हो, वहां पर नकल अध्यादेश लागू है, जिसमें कि किसी प्रकार की कोई भी अनियमितता नकल करने कराने का जो प्रयास करेगा उसको उस धारा के तहत दंडित किया जाएगा और इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। निश्चित रूप से उस पर हम लोग व्यापक चौकसी रखेंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट के साथ साथ फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाया गया है, जो कि प्रतिदिन दोनों पालियों में सभी केंद्रों का निरीक्षण वो करेंगे और प्रयास ये किया जाएगा कि कहीं पर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न न हो। आपके द्वारा काफी जानकारी जिला विद्यालय निरीक्षक सुल्तानपुर के द्वारा अखंड दी गई। ये व्यवस्थाएं सुल्तानपुर जनपद के लिए आपकी बार बिल्कुल बहुत अच्छी व्यवस्था है और इस व्यवस्था के साथ अगर इस परीक्षा को संपन्न कराया जाए तो कहीं ना कहीं, क्योंकि सवाल कई बार खड़े होते हैं और सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि कई बार इस तरह की खबरें आती हैं कि जो नकल विहीन परीक्षा के दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, उसको कहीं ना कहीं उस पर पलीता लगाया जाता है। लेकिन अगर प्रशासन मुस्तैद है और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं अगर अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे तो कहीं ना कहीं जो इस तरीके का जो सरकार का मानना है कि हम नकल विहीन परीक्षा कराएंगे, तो मुझे लगता है कि आसानी के साथ वो आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए एसपी सिंह। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।